नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास के अंदर अपन अध्ययन करेंगे ध्वनि के गुणों के अंदर आगे के कदम में 2 गुण रहे हैं शेष। फिर अपन एक और इसका लास्ट टॉपिक अध्ययन करेंगे, डॉपलर का प्रभाव। मतलब आज की क्लास के अंदर अपन ध्वनि वाली टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। पहले अपन ने 3 प्रकार पढ़ चुके हैं, परावर्तन, अपवर्तन, और एक और इसका प्रकार था वह था अनुनाद के साथ में प्रणोदित जो तरंगे थी, या प्रणोदित कह सकते हैं, प्रणोदित तरंगे या प्रणोदित कंपन कह सकते हैं। तो उसके अंदर अपन ने इसके बारे में, उसके गुणों को डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर अपन सबसे पहले अध्ययन करेंगे ध्वनि का व्यक्तीकरण। व्यक्तीकरण क्या होता है? जब समान आवर्ती की तथा समान आयाम की 2 ध्वनि तरंगे, समान आवर्ती तथा समान मतलब आयाम की 2 ध्वनि तरंगे समान किसी बिंदु पर पहुंचती है, समान किसी बिंदु पर पहुंचती है, तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। उसके पश्चात ध्वनि की जो ऊर्जा है उसका पुनः वितरण हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है साथियों, जैसे कि 2 साउंड सिस्टम लगे हैं, ये 2 साउंड सिस्टम लगे हैं, इनके अंदर से वॉल्यूम, समान वॉल्यूम से दोनों के अंदर से ध्वनि निकल रही है। मतलब इसका आयाम और आवर्ती दोनों की क्या है, समान है, और इनके अंदर से ध्वनि निकल रही है। जो इसके अंदर ध्वनि निकलेगी, जो इन दोनों स्पीकर से ध्वनि निकलेगी, वह क्या होगी, किसी बिंदु पर पहुंचती है तो क्या होगा, ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। ध्वनि ऊर्जा का क्या हो जाता है, पुनः वितरण होता जाता है। पुनः उसको ध्वनि मिलती जाती है, पुनः ध्वनि के अंदर ऊर्जा का वितरण होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को ध्वनि का व्यक्तीकरण कहते हैं। मतलब बार बार वहां से ध्वनि मिलना स्टार्ट हो जाता है, बार बार वहां से ध्वनि मिलेगी। आगे बात समझ में, जब समान आवर्ती तथा समान आयाम की 2 ध्वनि तरंगे एक समान किसी बिंदु पर पहुंचती है, दोनों की ध्वनि तरंगे एक समान किसी बिंदु पर पहुंचती है, तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। ध्वनि ऊर्जा का मतलब समान स्थिति, जैसे इस स्पीकर से पहुंची तो वापस इससे से समान तरीके से आई, तो दोनों का एक साथ में ध्वनि की बिंदु, उसी बिंदु पर समान तरीके से उस बिंदु पर ध्वनि की तरंगे आई, तो क्या होता है, वहां पर उसके अंदर जो ऊर्जा का कमी हुई थी उस ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। उस ध्वनि की तरंगों के माध्यम से पुनः वितरण हो जाता है। उसके बाद में ध्वनि का विवर्तन। ध्वनि के मार्ग में कोई अवरोध आता है, ध्वनि के मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है, तो ध्वनि अवरोध के किनारे पर मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। जैसे देखो, ये कोई मकान है, ठीक है, और यहां पर किसी बिंदु से, इस बिंदु से ध्वनि निकल रही है, ठीक है, तो ये ध्वनि इस दीवार पर जाएगी, ठीक है, फिर इस दीवार से टकराएगी, आगे ध्वनि जा नहीं पाएगी, तरंगे जा नहीं पाएगी, तो ये क्या करती है, अपने स्तर पर आगे का रास्ता बना लेती है। आगे का रास्ता या तो नीचे बना लेती है, या ऊपर बना लेती है, या टकरा कर वापस इधर आ जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर होता है। मतलब कि दीवार के पास से कहीं साउंड सिस्टम या फिर ऐसा कोई ढोल वोल कहीं बज रहा है, ध्वनि निकल रही है, वहां पर वो टकरा कर वापस उसी बिंदु पर क्या कर दी जाती है, आ जाती है, और अपना एक रास्ता बना लेती है। तो ध्वनि के मार्ग में कोई अवरोध आता है, तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन। प्रकाश के विवर्तन में यही पढ़ा कि प्रकाश के बीच में कोई आ जाता है तो प्रकाश अपना रास्ता वहां उसके अंदर से निकाल लेता है। इसी प्रकार इसके अंदर भी वही होता है। ध्वनि के मार्ग में कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा अवरोध आ जाता है, तो वो क्या करती है, अपना रास्ता बना लेती है, अपना किनारा क्या करती है, उसके अंदर से बना लेती है। यही कारण है कि बाहर से आने वाली ध्वनि दरवाजों, खिड़कियों आदि से मुड़कर अपने कानों तक पहुंचती है। कहीं बाहर से आती है ना, तो दीवार के अंदर से तो ध्वनि आ नहीं सकती, तो वो ध्वनि अपने कानों तक पहुंचती है, तो उसके लिए क्या करती है, कोई दरवाजा, कोई खिड़की का रास्ता ढूंढती है, फिर उस मकान के अंदर या अपने कानों तक, मकान के अंदर बैठे हैं तो अपने कानों तक
पहुंचती है। तो क्या करती है ध्वनि, अगर ध्वनि के रास्ते के अंदर कोई आता है ना, ध्वनि के रास्ते के बीच में आता है, तो वो क्या करता है अपना रास्ता फिर ढूंढ लेती है, कहीं से रास्ता ढूंढकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है, फैल जाती है। ठीक है, तो इसका कारण यही रहा है कि दो समान तरीके की ध्वनि आती है कहीं, तो वो क्या करती है अपने ऊर्जा का पुनर्वितरण कर लेती है। समान तरीके से आती है कहीं से ध्वनि, तो समान तरीके से आने वाली ध्वनि अपनी ऊर्जा का वितरण कर लेती है। इसको अपन व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। और ध्वनि विवर्तन के अंदर ध्वनि के रास्ते में कोई अवरोध आ जाता है, तो वो अवरोध के किनारे से मुड़कर क्या हो जाती है, किनारे से मुड़कर वो आगे बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। यही कारण है कि ध्वनि अपने किसी मकान के अंदर प्रवेश करती है। अपन मकान के अंदर बैठे हैं, तो मकान के अंदर ध्वनि प्रवेश करती है, तो दरवाजा, खिड़की या कोई छेद उसके अंदर से ध्वनि इसके अंदर आ जाती है। कहीं आपने देखा होगा लाइब्रेरी के अंदर, आप अभी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो कहीं लाइब्रेरी आपने ज्वाइन कर रखी होगी। तो लाइब्रेरी के अंदर क्या करते हैं, चारों तरफ से बंद रखते हैं, कहीं भी कोई जगह खाली नहीं छोड़ते, इसलिए बाहर कोई पीपा चूचा की ध्वनि अपने कानों तक नहीं पहुंचती। पीपा चूचा मतलब गाड़ियों की कोई आवाज, ऐसा कोई वो अपने कानों तक नहीं पहुंचता। तो वो क्या करते हैं, ध्वनि के अवरोधन का कोई ऐसा साधन लगा देते हैं जिसके कारण बाहर की ध्वनि अंदर नहीं आती। ठीक है, जैसे कोई स्टूडियो है, उस स्टूडियो के अंदर बाहर की ध्वनि अंदर नहीं आए, उसके लिए भी वो क्या करते हैं, किसी प्रकार का ऐसा अवरोधन लगा देते हैं, जिसको ध्वनि का अवरोधन कहते हैं। ध्वनि का अवरोधन लगा देते हैं, जिस कारण वह ध्वनि अपने जो कानों तक पहुंच नहीं पाती, तो अपन किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होते हैं। अगली बात समझ में, ये ध्वनि के विशेष प्रकार के 5 गुण थे। अपन ने पढ़ा परावर्तन, अपवर्तन और प्रणोदित कंपन, और उसके बाद में ये 2 और है, व्यतिकरण और विवर्तन। ये 5 अपन ने गुण पढ़े हैं ध्वनि के। ठीक है, ये 5 गुणों के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि ध्वनि की प्रक्रिया किस तरीके से अपन ध्वनि को पहचानेंगे, और ध्वनि के बीच में ऐसा कोई आ जाता है तो ध्वनि अपनी चाल कैसे करती है। आगे बात समझ में, अपने इस टॉपिक का, ध्वनि वाले टॉपिक का लास्ट हेडिंग वो अपने दिन करेंगे। आप ले लो स्क्रीनशॉट, डॉपलर का इफेक्ट। और इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको आप अगर एक बार रिवाइज करोगे ना, मैं कह रहा हूं जिंदगी भर नहीं भूलोगे। डॉपलर का प्रभाव दोनों पर निर्भर करेगा, प्रकाश किरणों पर भी निर्भर करेगा और ध्वनि तरंगों पर भी निर्भर करेगा। देखो कैसे, डॉपलर प्रभाव के अनुसार श्रोता मतलब सुनने वाला, श्रोता या स्रोत, कोई भी स्रोत की गति के कारण किसी तरंग, दोनों तरंगे मतलब प्रकाश तरंग भी हो सकती है, प्रकाश और ध्वनि दोनों प्रकार की तरंगों की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। मतलब डॉपलर प्रभाव के अनुसार कोई स्रोत है, वहां तक, उस स्रोत तक कोई ध्वनि या प्रकाश किरण पहुंचती है, तब तक क्या होता है, वह अपन को चेंज दिखाई देती है। आपने सुना होगा कि जैसे स्टार होता है, स्टार आकाश के अंदर स्टार होता है ना, वो होता तो यहां पर है, इस स्थान पर होता है, पर अपन यहां खड़े रहते हैं, अपन को यहां दिखाई देता है। तो वो भी किस पर निर्भर करता है, डॉपलर प्रभाव पर निर्भर करता है। अपने कानों तक कोई ध्वनि की आवाज पहुंचती है ना, किसके अनुसार, डॉपलर के अनुसार, संजय सर के अनुसार नहीं, डॉपलर के अनुसार कोई प्रकाश किरण या ध्वनि की तरंग अपने कानों तक पहुंचती है या श्रोता तक पहुंचती है, तब तक उसकी आवाज के अंदर क्या आता है, उसकी आवाज के अंदर चेंज आता है, आवाज के अंदर वो प्रभावित हो जाती है। ठीक है, प्रतीत होती है। आवृत्ति की बढ़ती हुई इस आभासी घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। आवृत्ति की बदली हुई इस आभासी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉपलर का प्रभाव। इसकी 2 स्थितियां हैं, जब अपेक्षित गति के कारण स्रोत या श्रोता के मध्य की दूरी बढ़ रही होती है, तब आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होती है। जैसे जैसे आप किसी स्थान पर, ये तो भाई नॉर्मल सी बात है भाई, इनमें तो रटने वाली कहीं चीज है इसको नहीं। जैसे कोई जगह है जहां से साउंड, जैसे किसी साउंड से आवाज आ रही है, तो जैसे जैसे आप साउंड से दूर जाओगे, वैसे वैसे आपको उस साउंड की ध्वनि
कम सुनाई देनी प्रतीत होती है। वो आपको धीरे सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे उसके दूर से दूर जाओगे। दूसरा, जब अपेक्षित गति से श्रोता के मध्य की दूरी घट रही होती है तब आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। अपेक्षित गति से श्रोता की मध्य की दूरी घट रही होती है। अपेक्षित गति जहां पर कोई ध्वनि तरंग है, ठीक है, वहां उसके नजदीक जैसे जैसे आप जाओगे तो आपकी आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, बढ़ती हुई प्रतीत होती है। जैसे रेलगाड़ी के अंदर देखो, आप रेलगाड़ी दूर खड़े हो, ठीक है, रेलगाड़ी आ रही है तो रेलगाड़ी कहीं दूर से आएगी तो आपको जोर से एकदम मतलब अलग तरीके का साउंड सुनाई देगा जो आपके कानों को ऐसा ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, कानों को इफेक्ट नहीं करेगा और आपको पता चल जाएगा कि रेलगाड़ी। जैसे ही वो रेलगाड़ी आपके नजदीक आती है, आपके पास में आती है, तो उसकी आवाज आपके कानों को चीरती हुई नजर आती है, मतलब आपके कान उसको सुनना पसंद नहीं करते, एकदम तीक्ष्ण आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? रेलगाड़ी की आवाज कह सकते हैं। रेलगाड़ी की आवाज दूर से मोटी सुनाई देती है, ठीक है, दूर से मोटी सुनाई देती है, ठीक है, और नजदीक आते हैं ना, नजदीक आती है। जब रेलगाड़ी कहां आती है? आपके नजदीक या पास आती है तो आपको कैसे सुनाई देती है? तीक्ष्ण सुनाई देती है। कैसे सुनाई देती है? तीक्ष्ण सुनाई देती है, मतलब बिल्कुल भी आपके कान उसको सुनना पसंद नहीं करते। बहुत तेज गति के साथ में आपके कानों तक वो आवाज पहुंचती है। तो इस प्रक्रिया को ही डॉपलर ने प्रतिपादित किया था और डॉपलर ने इसके बारे में दिया था। साथियों, इसके अंदर से एक न एक प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। डॉपलर प्रभाव प्रकाश किरण और ध्वनि के ऊपर, तरंगों के ऊपर ही दे रहा है, इन दोनों के अंदर दे रहा है। तो इसी के साथ में आपका ये ध्वनि का टॉपिक जो 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th, ठीक, पशु परिचर, सीटी, वन रक्षक, वनपाल और नाना प्रकार के जिसके अंदर सेकेंडरी लेवल तक की साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके अंदर ध्वनि का एक भी प्रश्न, ये मेरे जो 5-6 क्लासें हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा पक्का वादा है। आप अगर ईमानदारी के साथ में इन क्लासों को देख लोगे तो, ठीक है, ज्यादा बोर नहीं है, केवल पढ़ाई संबंधित बात करता हूं, फालतू बात नहीं करता, ठीक है साथियों। और इस ध्वनि का टॉपिक पूरा करवा दिया। इसी आशीर्वाद के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं अगली क्लास में अगले किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मेरी तरफ से राम राम, जय हिंद।